दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी की हदें पार कर दी गईं, उससे पूरा देश गुस्से में है। लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा? अब यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस भयानक रेप और हत्या पर अब जांच कम और सियासत ज्यादा हो रही है। और इसका जीता जागता सबूत यह है कि 14 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल के सामने अचानक से उपद्रवियों की भारी भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते उस भीड़ ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों पर भी अटैक कर दिया। साथ ही हॉस्पिटल के अंदर घुसकर भी उन्होंने खूब तांडव मचाया। ऐसे में यह जानना और इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस भीड़ को किसने भेजा था और हॉस्पिटल में इस तरह से तोड़फोड़ करने के पीछे उनका मकसद क्या था। यानी यह केस दिन ब दिन बदलता ही जा रहा है, उलझता ही जा रहा है। लेकिन सवाल अब यह भी है कि आखिरकार वह कौन सा व्यक्ति है या फिर यह कौन सा बड़ा पैसा वाला आदमी है जो इस केस को दबाना चाहता है और जिसकी वजह से आधी रात को हजारों की संख्या में उपद्रवी इकट्ठा होकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर वह लोग तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस वारदात में और भी कई लोगों का हाथ हो सकता है, चाहे वह लोग बाहर के हों या फिर वह लोग हॉस्पिटल स्टाफ के ही रहे होंगे। लेकिन जब यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है तो उसके बाद उसी आधी रात को उपद्रवी वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने हॉस्पिटल में घूमकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से अचानक कुछ लोग आते हैं और भीड़ इकट्ठा होती है, फिर वह हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और साथ ही साथ जहां पर यह घटना घटी थी यानी जो क्राइम सीन होता है उस जगह पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं। और यह सभी चीजें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करती है। पुलिस उस समय क्या कर रही थी, हॉस्पिटल का जो शासन था उस समय क्या कर रहा होता है, उन लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं, या फिर इसमें किसी रसूखदार का लिंक है। यानी इस पूरे मैटर में कोई तो चाह रहा है कि सारे सबूतों को मिटा दिया जाए, क्योंकि जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल सतीश घोष हैं उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। और जब उनसे इस घटना के बारे में बातचीत करने की कोशिश की गई तो प्रिंसिपल इस सतीश घोष ने इस दुखद मामले पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। और प्रिंसिपल सतीश घोष किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। लेकिन जब उसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट रह चुके मुख्तार अली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रिंसिपल सतीश घोष के बारे में कई खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय जो मौजूदा प्रिंसिपल है वह पॉलिटिकल रसूख रखते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल पार्टी में बहुत गहरा नाता है और इसी वजह से वह बचे हुए हैं। साथ ही उन्होंने प्रिंसिपल पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि वह बहुत ही बड़ा करप्टेड आदमी है। वजह मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके फीस पर कमीशन लेना और या हॉस्टल वगैरह अलाटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आर्टिकल में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफ हो, सब जगह वह पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठा करके उनके साथ शराब पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में इतनी गंदा इंसान कभी नहीं देखा। जिस तरीके से इस कॉलेज के अंदर पैसे लेकर सीट दी जाती है और डिपार्टमेंट चुने जाते हैं और भी बहुत सारी धांधलीबाजी वहां पैसों के बेसिस पर होती है। लेकिन पुलिस ने ट्रेनी लेडी डॉक्टर को सामान्य मौत बता दिया था। यानी पहले तो पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हालांकि बाद में पुलिस जब एक्टिव हुई और एक अपराधी को पकड़ा भी, लेकिन अभी भी इस केस को लेकर कई तरह के सवाल हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हो, बल्कि इससे पहले भी कोलकाता पुलिस पर सवाल उठ चुके हैं और वह भी उसी हॉस्पिटल को लेकर, यानी पहले भी इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर भी सवाल उठे थे, क्योंकि ऐसा ही एक केस 2001 में सामने आया था। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इस तरीके की गंदी और घटिया चीजें एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकती हैं। साथ ही आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह हॉस्पिटल है या एक अय्याशी का अड्डा है। अगर यह सारी चीजें उस समय हुई थी तो आखिरकार पुलिस ने उस समय भी ठीक ऐसा ही रिएक्ट क्यों किया था। दरअसल साल 2001 में सौमित्र विश्वास नाम का एक लड़का इस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था।
सौमित्र विश्वास भी कोलकाता का ही रहने वाला था। उसने घटना से एक दिन पहले अपनी मां से बात की और कहा कि वह कल घर आएगा, लेकिन उसके अगले दिन ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में सौमित्र विश्वास की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी जाती है और फिर तुरंत ही पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले पहले उसकी लाश को नीचे उतारते हैं और फिर थोड़ी देर जांच करने के बाद पुलिस कहती है कि यह तो एक सामान्य मौत है, यानी लड़के ने खुद ही मौत का रास्ता चुना है और उसने खुदकुशी की है। लेकिन सौमित्र विश्वास के जो माता पिता हैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सौमित्र ने खुदकुशी की है। उनका कहना था कि उनका बेटा ऐसा क्यों करेगा। इसके बाद यह केस कोर्ट में पहुंचता है। सौमित्र विश्वास के घर वाले कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, वह एक होनहार बच्चा था। उसकी मां बताती है कि सौमित्र विश्वास ने मुझे फोन किया था और उसने अपनी मां से 2 दिन बाद घर आने की बात कही थी। उसने कहा था कि मां हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं 2 दिन बाद घर आ जाऊंगा। उसकी मां का कहना था कि वह अचानक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कोलकाता पुलिस ने उस समय कहा था कि सौमित्र के किसी लड़की के साथ अफेयर है, इसके चलते उसने अपनी जान दे दी। यानी वह प्यार में फेलियर था। वह किसी लड़की से प्यार करता था और उस लड़की ने सौमित्र को प्यार में धोखा दिया, जिसकी वजह से सौमित्र विश्वास ने मौत का रास्ता चुना। लेकिन सौमित्र की मां पुलिस की इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वह अकेली थी और अकेली ही डटी रहती है। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं मान सकती हूँ कि मेरे बेटे ने खुद अपनी जान दी है। सौमित्र विश्वास की मां का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर यह केस दोबारा रीओपन किया जाता है और फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। लेकिन जब पूरा मामला खुला तो इस हॉस्पिटल के बारे में एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल इस घटना में कोलकाता पुलिस उस समय औरोमिता दास नाम की एक लड़की को अरेस्ट करती है और औरोमिता दास भी उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी। और औरोमिता को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। इधर जब औरोमिता को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट होते हैं वह प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सौमित्र विश्वास का एक तरीके से मर्डर हो गया था। और जब यह सारी चीजें सामने आई तो फिर कुछ स्टूडेंट भी खुलकर सामने आते हैं और वह स्टूडेंट आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक बहुत बड़ी ही खौफनाक सच्चाई सामने रखते हैं। उस समय TNN की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया था, क्योंकि उन लोगों ने उस कॉलेज में और उस हॉस्टल जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी और साथ ही उन्होंने वहां पर बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से भी देखी थी। और अगर आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। TNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब वह लोग वहां पहुंचते हैं और जब कुछ स्टूडेंट सामने आए तब पता चलता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोस्टिट्यूशन का सेक्स रैकेट भी चलता है। महिलाओं को लेकर डील होती है, पैसे लेकर लड़कियां बेची जाती हैं और साथ ही कुछ पोर्नोग्राफी का भी काम होता है, यानी ब्लू फिल्म बनाने का काम भी किया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े और फेमस हॉस्पिटल में यह सब चीजें कैसे होती थी। दरअसल इस पूरे रैकेट में कुछ स्टूडेंट भी शामिल होते हैं, साथ ही कुछ डॉक्टर भी शामिल होते हैं और कोई पॉलिटिकल लीडर भी इसमें उनके साथ मिला हुआ होता है, जिसकी देख रेख में यह सारा काम होता रहता है। खैर, जब औरोमिता दास यानी जो सुमित्रा विश्वास की जो दोस्त होती है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह भी इस सेक्स रैकेट को लेकर कई बड़े खुलासे करती है। वह हम आगे आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है तब स्टूडेंट सड़कों पर आ जाते हैं और उनका कहना था कि सौमित्र विश्वास ने उस रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनका कत्ल किया गया है। और तहकीकात होने पर यानी TNN के रिपोर्ट्स ने जब उनसे बाकी चीजों के बारे में पूछा तो पता चलता है कि वहां हॉस्पिटल में वीकेंड पर यानी कि छुट्टियों के दिन पर लड़कियों को बुलाया जाता है, सेक्स वर्कर्स का इंतजाम किया जाता है और उस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्टल है उनमें से एक हॉस्टल के अंदर बाकायदा एक स्पेशल रूम बना हुआ है। उस रूम के अंदर ट्राइपॉड रखा हुआ होता है
एक टेबल भी पड़ा हुआ है, रिफ्लेक्टर्स भी रखे हुए हैं, लाइटें भी अच्छी खासी लगी हुई हैं। और वीकेंड के दिन जब बच्चे बाहर होते हैं या छुट्टी पर अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें शामिल होते हैं वह वीकेंड के दिनों पे भी वहीं पर रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर सेक्स वर्कर्स को बुलाया जाता है और फिर पॉर्न फिल्म शूट की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब लड़कियां नहीं मिलती हैं, यानी सेक्स वर्कर्स नहीं मिलती हैं, तो ऐसे में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो डेड बॉडी होती है, जिनकी कोई पोस्टमार्टम नहीं की हुई होती है, उनकी डेड बॉडी को लेकर आया जाता है और फिर उनकी न्यूड बॉडी शूट की जाती है, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद उन वीडियोज की एडिटिंग की जाती है, उन्हें म्यूट किया जाता है, उनके चेहरे को चेंज कर दिया जाता है, यानी एक डेड बॉडी के साथ पॉर्न फिल्म शूट की जाती है और फिर उसके साथ किसी और दूसरे का चेहरा लगा दिया जाता है। और जब कॉलेज के बच्चों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया, जिसकी वजह से उन लोगों ने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन सौमित्र विश्वास इसका शिकार हो गया था, क्योंकि उसकी दोस्त भी उस रैकेट का शिकार हो गई थी। हालांकि उसने उससे पहले कभी भी नहीं बोला था, लेकिन जब बात उसकी दोस्त और अमिता दास पर आई, जब उसकी फोटो मार्क की गई और एक न्यूड शरीर के ऊपर लगा दी गई, उसके बाद उस वीडियो को प्रसारित कर दिया गया, तब सौमित्र विश्वास ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और 25 अगस्त 2001 को छात्रावास के कमरे में उसकी लाश मिलती है, और वह भी इस तरीके से कि उसके मुंह में एक रुमाल ठूसा हुआ था, जिसकी वजह से उसके घर वाले बार बार कह रहे थे कि हमारे बेटे को कत्ल कर दिया गया है। और तो और आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल रूम नंबर 15 में जब टीएनएन के रिपोर्टर्स इस बात का दावा किया गया है कि जब टीएनएन के रिपोर्टर्स उस हॉस्टल के रूम नंबर 15 में पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें जाने नहीं दिया जाता है, उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से टीएनएन के रिपोर्टर्स उस हॉस्पिटल के रूम नंबर 15 तक पहुंच ही जाते हैं। और जब उन्होंने उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह खुल नहीं रहा था, उनका दरवाज़ा बहुत टाइट बंद रहता है। उस कमरे की बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी होती है, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद वह लोग अंदर पहुंच तो जाते हैं। लेकिन टीएनएन रिपोर्टर्स अंदर देखते हैं कि जो बच्चे ने बताया कि वहां पर एक ट्राइपॉड भी है, रिफ्लेक्टर्स भी है, लाइट भी है, टेबल भी है, यानी कि सब कुछ वहां पर रखा हुआ होता है। इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी छापी और कहा गया कि जो बच्चे ने बताया था उनकी बातों में दम लगता है उस कॉलेज के अंदर, और साथ ही साथ वहाँ जो हॉस्टल बनाए हुए होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे में एक डॉक्टर बहुत फेमस हुए होते हैं, वह डॉक्टर भी इसी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ही ड्यूटी करते थे। उन्होंने सौमित्र विश्वास की मौत के बारे में अपनी बात रखी, तब पूरी तरह से साफ हो गया था कि सौमित्र विश्वास की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी। और जैसे उस केस में सौमित्र के मुंह में रुमाल ठूंस दिया गया था, ठीक वैसे ही लेडी ट्रेनी डॉक्टर जिसका अभी हाल फिलहाल में सेमिनार हॉल में रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसमें भी एक रुमाल की बात सामने आई थी। यानी कि 2001 में सौमित्र विश्वास केस में भी रुमाल की एक ऐसी कड़ी थी जो आज तक अनसुलझी है। आप सोचिए यह कितना रहस्यमय या मिस्टीरियस हॉस्पिटल है। आप सोचिए कैसे एक लाश को निकालकर उसके साथ पोर्नोग्राफी बनाई जाती है, और उस समय यानी 2001 की हम बात कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, यानी उस लाश के चेहरे को हटाकर एडिटिंग करके किसी और जिंदा लड़की की तस्वीर वहां पर लगा दी जाती है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भी इस हॉस्पिटल में कितना ही नीयस क्राइम होता था। खैर, अब हम आते हैं ट्रेनी लेडी डॉक्टर के केस की तरफ। जैसे उस समय सौमित्र विश्वास की मौत को पुलिस ने सामान्य मौत घोषित कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी पहले यही साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने भी खुदकुशी की है। हालांकि मौके वारदात को देखकर पहले ही नज़र में कोई भी इसे कत्ल का मामला समझ सकता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने पहले इस सिलसिले में सामान्य मौत का केस दर्ज किया। जबकि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न सिर्फ उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश
हॉस्पिटल के अंदर ही सेमिनार हॉल में पड़ी थी। ऐसे में कत्ल के बजाय आत्महत्या का केस दर्ज करने के पीछे आखिरकार क्या वजह है? और तो और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की जांच कर रही सीबीआई को अब इसके पीछे की वजह जाननी होगी। और एक सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में ट्रेनी डॉक्टर ने उन चारों डॉक्टर सहकर्मियों की क्या भूमिका है, क्योंकि घटना से पहले रात को पीड़ित डॉक्टर ने अपने 4 दोस्तों के साथ ही डिनर किया था। इसके बाद उनके बाकी दोस्त तो वहां से चले गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर ने अकेले ही उस सेमिनार रूम में सोने का फैसला किया और जिसके बाद यह वारदात हुई। लेकिन ऐसे में फिलहाल सीबीआई भी यह जानना चाहती है कि उस ट्रेनी डॉक्टर को आखिरी बार जिंदा देखने वाले उनके दोस्तों से उसकी क्या बात हुई थी और कैसी बातें हुई थी। क्या हत्या से पहले या फिर कभी भी उनसे अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चिंता जाहिर की थी? इसलिए सीबीआई उनके दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि सीबीआई भी अभी तक अंधेरे में है, उन्हें भी अभी तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। सीबीआई का कहना है कि पहले जिन सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है वह यह है कि क्या उस दिन क्राइम सीन पर संजय के अलावा कोई और भी था या फिर यह पहले से कोई साजिश थी। फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई एक साथ कई दिशाओं में अपनी तीर फेंक रही है। वह पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए आरोपी संजय राय से पूछताछ कर इस मामले का पूरा सच जानने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही वह यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय राय सिर्फ एक मोहरा है या फिर अकेली ही ट्रेनी लेडी डॉक्टर का कातिल और गुनाहगार है। यह चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम संजय राय होता है, जो कि हॉस्पिटल में हर जगह घूमता रहता था, यानी कि उसे रोकने टोकने वाला कोई होता ही नहीं है। जो चीजें 2001 में इस हॉस्पिटल में होती है, अब 2024 में संजय के मोबाइल में भी उस तरह का पोर्नोग्राफी मटेरियल मिला था, यानी ऐसी वीडियो फिल्म जिसमें किसी को यातनाएं देकर आपको संतुष्टि मिलती है। इस तरह की पोर्नोग्राफी मटेरियल संजय के फोन में मिले थे, वह भी एक नहीं बल्कि कई वीडियो मिले थे। यानी कि आप उसकी मानसिक प्रवृत्ति के बारे में सोच सकते हैं कि जब वह इस तरीके का क्रूर कृत्य कर रहा था तो उसके दिमाग में किस तरह का घिनौनापन चल रहा होगा। खैर, हम आपको पूरी कहानी पहले ही बता चुके हैं और हमारा मकसद यही था कि आपको यह बता सकें कि इस हॉस्पिटल के अंदर यह पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई ऐसी केस हैं जिनकी फाइलें दबा कर रखी गई हैं, लेकिन अब यह पूरा मामला सीबीआई के हाथ में आ चुका है तो सीबीआई इसकी भी पुख्ता जांच जरूर करेगी कि क्या संजय राय के अलावा कोई और भी शामिल है, क्योंकि अब तक जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी एक अपराधी द्वारा इस कृत्य को नहीं किया जा सकता है और जिस तरीके से क्रूरता बर्बरता उस डॉक्टर के साथ की गई है उसमें संजय राय बिल्कुल भी अकेला नहीं हो सकता। इसके अलावा सीबीआई की टीम आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल रहे डॉक्टर संदीप घोष के पूछताछ करने की कोशिश कर रही है ताकि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढे जा सके, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की कार्यशैली पर भी इल्जाम है, जिसके चलते इस घटना के बाद तुरंत उन्हें आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से हटा दिया गया है। लेकिन जब संदीप घोष को सीबीआई की तरफ से जांच करने के लिए कहा गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी जान को खतरा है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर संदीप घोष को लगता है कि उनकी जान को खतरा है तो उन्हें प्रोटेक्शन देकर सीबीआई तक पहुंचाया जाएगा और अगर यह वह भी नहीं कर सकते हैं तो सीबीआई फिर उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करेगी। और शायद पहली बार इस पूरे मामले में सीबीआई द्वारा या फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा प्रिंसिपल संदीप घोष से पहली बार पूछताछ की गई है। यानी यह इतना पावरफुल आदमी है कि आज तक इससे किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ नहीं की गई थी। लेकिन अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्या सीबीआई उस मासूम बच्ची को इंसाफ दिला पाएगी या फिर इस केस का भी सौमित्र विश्वास की केस की तरह फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा और उस बच्ची के गुनहगार यूं ही आजाद घूमते रहेंगे। खैर दोस्तों, हमारा और आपका काम है आवाज उठाना। हालांकि देश भर में जगह जगह डॉक्टर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की घटना हमारे समाज में हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।